गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा जो चैप्टर चल रहा है 8th चैप्टर DMF ब्लॉक के तत्व। इस चैप्टर में हमने पिछली 2 क्लासों में डी ब्लॉक तत्वों के बारे में पढ़ा था। डी ब्लॉक के कौन कौन से तत्व हैं, उनकी कितनी श्रेणियां, 3D 4D 5D 6D श्रेणी, और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखा जाता है। उसके बाद हमने संक्रमण तत्वों के बारे में पढ़ा कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व कहते हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते। जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी और Cn, ये संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि इनमें डी उपकोष पूर्णतः भरा होता है। संक्रमण तत्व उसी को कहा जाता है। डी ब्लॉक के उन्हीं तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं जिनमें n-1 डी कक्षक अपूर्ण हो, डी में 1 से लेकर 9 तक के इलेक्ट्रॉन हो, उनकी उदासीन अवस्था में या उनकी किसी ऑक्सीकरण अवस्था में, जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है उसमें। यह अपन ने पढ़ लिया था। फिर मैंने आपको विशेष और अविशेष संक्रमण तत्व बताए थे। विशेष संक्रमण तत्व 8 होते हैं, तीसरे वर्ग और 12वें वर्ग के तत्व वो अविशेष संक्रमण तत्व है। और जो आपके विशेष संक्रमण तत्व है वो वर्ग संख्या 4 से और 11 तक है, जो 8 चौक 32 तत्व आते हैं उसमें। अब आता है डी ब्लॉक तत्वों के गुणधर्म। डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुणों का हम अध्ययन करेंगे आवर्त सारणी में, जिनका करते हैं। सबसे पहले जो हम अध्ययन करेंगे वो है परमाणु आकार। डी ब्लॉक के तत्वों के गुणों में सबसे है परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या। परमाणु आकार, एटॉमिक साइज। देखो 11वीं क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि आवर्त सारणी में अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार घटता है। ये चीज आप पढ़ चुके हो। आवर्त में लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, अप टू डाउन जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। ये चीज आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो, अपने माइंड में आपने बैठा रखी होगी। लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु आकार क्यों घटता है? क्योंकि कोश की संख्या तो वही रहती है, लेकिन एक एक नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। एक एक नाभिक में एक एक प्रोटॉन बढ़ता जाता है। कोश सेम रहता है, लेकिन नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के कारण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिसके कारण परमाणु आकार घटता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जैसे ही आप वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हो तो एक एक कोश की वृद्धि होती जाती है, और कोश की वृद्धि का प्रभाव अधिक प्रभावी होता है नाभिकीय आवेश से। इस कारण से परमाणु आकार में वृद्धि होती है। ये कॉमन चीज थी, कॉमन रूल था जो हमने आवर्त सारणी में पढ़ा था। लेकिन जब हम डी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन करते हैं तो डी ब्लॉक के तत्वों के अध्ययन में हम पाते हैं कि परमाणु आकार में विशेष वृद्धि नहीं होती। जैसे 3D श्रेणी है, 3D श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, मतलब घटता नहीं है, ज्यादा विशेष परिवर्तन नहीं होता। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों होता है। आकार घटना चाहिए था लेकिन घट नहीं रहा है, परमाणु आकार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो देखिए 3D श्रेणी में
जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, या दो प्रकार के प्रभाव कार्य करते हैं। बाएं से दाएं जाने पर दो प्रकार के प्रभाव लगते हैं, दो प्रकार के प्रभाव बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर कार्य करते हैं। अब कौन कौन से? एक तो है आपका नाभिकीय आवेश। एक तो क्या है आपका नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश आपको पता है आवर्त में आप बाएं से दाएं जाते हैं तो कोस तो एक ही रहता है, कोस तो क्या रहता है? एक ही रहता है। लेकिन प्रोटॉन, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, अतः नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा। और जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब नाभिक का आकर्षण बल बढ़ेगा तो यहां पर आकार क्या हो जाएगा? घटेगा। मतलब नाभिकीय आवेश क्या कार्य करता है? आकार को घटाने का कार्य करता है। नाभिकीय आवेश क्या कर रहा है? आकार को घटाने का कार्य कर रहा है। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, अतः परमाणु आकार में कमी होगी। तो ये जो प्रभाव है नाभिकीय आवेश का, ये तो 3D श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार को घटाने का कार्य कर रहा है। एक दूसरा प्रभाव और होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव क्या है कि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण बल लगने के कारण उस इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ जाती है और उस पर नाभिकीय आवेश का प्रभाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है, आकर्षण घट जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये आपका भाई नाभिक है, ठीक है। इसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6। तीसरे कोश में 18 इलेक्ट्रॉन, और चौथे कोश में ये 2 इलेक्ट्रॉन 2s के 4s के। अब यहां पर देखो तीसरे 3D जो श्रेणी है इसमें तीसरे कोश में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तीसरे कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है एक एक करके। नाभिकीय आवेश भी बढ़ रहा है, यहां प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, यहां इलेक्ट्रॉन। लेकिन बाह्यतम कोश कौन सा? ये तो बाह्यतम कोश है, बाह्यतम कोश, एनवा कोश एन, और ये आपका उपांत्य कोश है n-1 डी, n-1 लिखो, n-1 कोश। तो इलेक्ट्रॉन जब n-1 में भरे जा रहे हैं डी कोश के लिए, तो होगा क्या? जैसे जैसे यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों का इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण प्रभाव बढ़ जाएगा। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर क्या होगा? प्रतिकर्षण प्रभाव बढ़ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित, जिसके कारण इसकी नाभिक से दूरी क्या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी।
इसी प्रभाव को अपन क्या बोलते हैं? परिरक्षण प्रभाव। इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि आंतरिक कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण लगा रहे हैं, जिसके कारण इस इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ जाती है और उस पर नाभिक का आकर्षण बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसी प्रभाव को अपन क्या कहते हैं? परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। अब यहां पर जो परिरक्षण प्रभाव है वो क्या कार्य कर रहा है? आकार को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। परिरक्षण प्रभाव परमाणु आकार को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो देखो, नाभिकीय आवेश तो परमाणु आकार में कमी कर रहा है और परिरक्षण प्रभाव परमाणु आकार में वृद्धि कर रहा है। परिरक्षण प्रभाव कहते किसे हैं? आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण बल लगाया जाता है, जिससे परमाणु आकार में वृद्धि हो जाती है। जिससे क्या होता है? परमाणु आकार में वृद्धि हो जाती है। इसी को अपन क्या कहते हैं? परिरक्षण प्रभाव। अब परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो परमाणु आकार भी क्या होगा? बढ़ेगा। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आंतरिक कोश में, बाह्यतम कोश से अंदर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनमें n-1 में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो वो कोश बाह्यतम कोश पे क्या डालता है? प्रभाव डालता है। तो ये दो प्रभाव हैं जिनके कारण परमाणु आकार निर्धारित होता है। अब देखो, अगर नाभिकीय आवेश का मान परिरक्षण प्रभाव से अधिक रहता है, मतलब नाभिकीय आवेश का प्रभाव अधिक प्रभावी है परिरक्षण प्रभाव से, तब तो आकार घटेगा। और अगर नाभिकीय आवेश कम प्रभावी है, परिरक्षण प्रभाव अधिक प्रभावी हो गया है, तो आकार बढ़ेगा। और अगर दोनों बराबर हैं तो आकार में वृद्धि नहीं होगी, आकार समान बना रहेगा। आकार क्या होगा? समान बना रहेगा। सॉरी। अब देखिए 3D श्रेणी में आकार में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिकीय आवेश तो घटाने का कार्य करेगा, परमाणु परिरक्षण प्रभाव बढ़ाने का कार्य करेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो आपकी जो 3D श्रेणी है उसमें स्कैंडियम से और मैग्नीज तक, स्कैंडियम से मैग्नीज तक चलते हैं और मैग्नीज से निकेल तक और निकेल से जिंक। तो देखो, स्कैंडियम से जब मैग्नीज तक जाते हैं तो नाभिकीय आवेश अधिक प्रभावी होता है परिरक्षण प्रभाव से। नाभिकीय आवेश अधिक प्रभावी है परिरक्षण प्रभाव से, इस कारण से आकार में कमी आती है। लेकिन बीच में मैग्नीज से निकेल तक यहां पर दोनों बराबर हो जाते हैं, नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव। इस कारण से यहां आकार में कोई वृद्धि नहीं होती, आकार समान बना रहता है। लेकिन निकेल से जिंक तक जाने पर नाभिकीय आवेश कम प्रभावी होता है और परिरक्षण प्रभाव अधिक प्रभावी होता है। तो एवरेज जो देखो, यहां पर कमी हुई, फिर आकार समान बना रहा और लास्ट में बढ़ गया। इसका मतलब ना तो वृद्धि हो पाई ना कमी हो पाई। तो परमाणु आकार 3D श्रेणी में जाते हैं तो कोई विशेष परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पहले आकार घट रहा है और फिर आकार बढ़ रहा है, दोनों में अपोजिट वो हो गए, तो न्यूट्रल प्रभाव हो गया,
आकार लगभग समान बना रहता है। कारण क्या है, स्कैंडियम से मैग्नीज तक तो आपका आकार घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि नाभिकीय आवेश अधिक प्रभावी होता है परिरक्षण प्रभाव से, क्योंकि उस समय 3D में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं। भाई मैग्नीज तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही तो भरे जाते हैं, 3D में 5 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन उसके बाद 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो परिरक्षण प्रभाव अधिक प्रभावी हो जाता है। इस कारण से आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना। लगभग इनमें यहां से यहां तक जाते हैं, स्कैंडियम से जिंक तक, तो ओनली 0.15 एंगस्ट्रॉम की वृद्धि होती है। कहते हैं 0.15 एंगस्ट्रॉम की सॉरी कमी होती है, एवरेज माने तो कमी। ये कोई नेगलेक्ट कर सकते हैं 0.15 एंगस्ट्रॉम को। अब देखो इनके जो आकार का क्रम रहता है 3D श्रेणी के तत्वों का, वो आपको ध्यान में रखना है। स्कैंडियम सबसे बड़ा होता है, स्कैंडियम से बड़ा टाइटेनियम, सॉरी छोटा टाइटेनियम, टाइटेनियम से छोटा जिंक, जिंक से छोटा आपका वैनेडियम, और वैनेडियम से छोटा क्रोमियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, और कॉपर से छोटा कोबाल्ट, और कोबाल्ट से भी छोटा होता है आपका निकेल। कोबाल्ट से छोटे क्या होता है, निकेल। ये इनके आकार का क्रम है, तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना है थोड़ा, इसको अच्छे से ध्यान रख लेना। क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, इनका आकार समान रहता है। ठीक है ना, इनका आकार क्या रहता है, समान रहता है। ये समझ सकते हो। क्रोमियम तक तो घट रहा है, क्रोमियम के बाद इनका आकार क्या है, समान है। ठीक है। इनकी सबकी पिकोमीटर में देखें तो इन सबकी 117 पिकोमीटर होती है। कोबाल्ट की होती है 116, और इसकी होती है 115। स्कैंडियम की सबसे बड़ी आकार होता है 144 पिकोमीटर, 144 पिकोमीटर में। फिर घटता है 144 के बाद टाइटेनियम का हो जाता है 132, फिर 122, 132, जिंक का होता है 125, और इसका 122। इनके आकार की क्या होगी, परमाणु त्रिज्याएं होगी, परमाणु त्रिज्या। ठीक है भाई, ये आकार आपको ध्यान में रखना है। ये आपके क्या हो गया, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में कोई खास वृद्धि नहीं होती। इसका कारण हो गया, इसका कारण क्या है कि जब 3D श्रेणी में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो दो प्रभाव कार्य करते हैं, एक तो नाभिकीय आवेश, एक परिरक्षण प्रभाव। नाभिकीय आवेश तो परमाणु के आकार को घटाता है, नाभिकीय आवेश क्या करता है, परमाणु के आकार को घटाता है। जबकि जो परिरक्षण प्रभाव है ये नाभिकीय आवेश को बढ़ाता है। परिरक्षण प्रभाव क्या करता है, नाभिकीय आवेश को बढ़ाता है। तो इन दोनों के प्रभाव के कारण ही आपका परमाणु का आकार में कोई खास वृद्धि नहीं होती, क्योंकि स्कैंडियम से क्रोमियम तक तो नाभिकीय आवेश अधिक प्रभावी होता है, इस कारण से आकार घटता है, और मैग्नीज से निकेल तक दोनों बराबर रहते हैं, इस कारण से आकार बराबर रहता है, और निकेल से जिंक तक परिरक्षण प्रभाव अधिक प्रभावी होता है, इस कारण से ये क्या होता है, आकार बढ़ता है। अब देखिए आगे आकार से रिलेटेड ही दूसरा क्वेश्चन। परमाणु, इसमें अपवाद दूसरे देखिए,
इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ये क्रम याद रखना है आपको, ये क्रम याद रखना है। क्रम याद रखने के लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं आप। ट्रिक क्या है कि स्कूटी में जिंक वैसी कोई नहीं, ये तो एक घटता क्रम हो गया, और बीच में सब इन चार के आकार, बचे हुए परमाणुओं के आकार क्या है, बराबर है। तो स्कूटी में जिंक वैसी भी कोई नहीं, और ये क्या हो गया, बराबर। तो ये थोड़ा सा डायलॉग है, उसको याद रख लेना, तो एक आकार का वो मिल जाएगा कि कैसे घटते हुए क्रम में है। ठीक है ना भाई, स्कूटी में जिंक वैसे बराबर कोई नहीं, ऐसे भी याद रख सकते हो। स्कूटी में जिंक वैसे, फिर बराबर आ रहे हैं तो बराबर ही लिख दो, बराबर, चार एलिमेंट के बराबर है, फिर ये कोबाल्ट से कोई और ये नहीं, तो आपके क्रम बन जाएगा ये। ठीक है ना, ओके। अब देखिए, परमाणु आकार में एक चीज आती है कि हमने पढ़ा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन होता क्या है, 3D से 4D श्रेणी में जाने पर, 3D से 4D श्रेणी में जाने पर तो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है। 3D से 4D श्रेणी में जाने पर आकार बढ़ता है, और 4D से, जबकि 4D से 5D श्रेणी में जाने पर आकार में वृद्धि नहीं होती, जाने पर आकार लगभग समान रहता है, लगभग समान रहता है। समझे आप मेरी बात को? जैसे ये 3D श्रेणी, ये 4D और ये 5D। 3D श्रेणी कहां से, स्कैंडियम से कहां तक होती है, जिंक तक होती है, स्कैंडियम से जिंक तक, और ये इट्रियम से कैडमियम तक, और ये लैंथेनम से Hg तक। 3D 4D 5CD। तो यहां पर तो आकार समान वो रहता है, बढ़ता है, इनमें तो इसका आकार बढ़ा है, लेकिन 4D श्रेणी और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार क्या है, लगभग समान है। तो इसका क्या कारण है, तो इस चीज को समझिए। देखिए, इसका क्या कारण है कि जब हम 3D से 4D श्रेणी में आते हैं तो कोश, तो एक कोश की वृद्धि हो रही है, एक कोश की वृद्धि, किसकी वृद्धि हो रही है, एक कोश की, मतलब ये चौथे आवर्त में, ये पांचवें आवर्त में, तो इसमें तो 4 कोश है और इसमें 5 कोश, एक कोश की वृद्धि हो रही है। और नाभिकीय आवेश कितना बढ़ रहा है, 18 नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। नाभिकीय आवेश कितना बढ़ रहा है, 18, क्योंकि आपके चौथे आवर्त में टोटल कितने, 18 तत्व होते हैं, कितने होते हैं, 18 तत्व होते हैं, ठीक है ना। तो इस कारण से कोश में तो एक की वृद्धि, जबकि नाभिकीय आवेश 18 इकाई बढ़ रहा है।
अतः कोश वृद्धि का प्रभाव क्या होता है? अधिक प्रभावी। कोश वृद्धि का प्रभाव अधिक प्रभावी होता है क्योंकि नाभिकीय आवेश में ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही। इस कारण से यहां पर क्या होगा? कोश वृद्धि का प्रभाव अधिक प्रभावी है तो इनका आकार बड़ा रहता है। 4D श्रेणी का 4D श्रेणी का आकार बड़ा रहता है, 3D श्रेणी का छोटा होता है, लेकिन 5D श्रेणी का लगभग बराबर रहता है। अब अपन 4D से 5D में आते हैं तो कोश में तो एक की वृद्धि होती है, एक कोश की वृद्धि, एक कोश की वृद्धि। लेकिन जो नाभिकीय आवेश है, नाभिकीय आवेश 14 लेंथेनाइड तत्व आने के कारण नाभिकीय आवेश में अचानक से 32 की वृद्धि होती है। नाभिकीय आवेश 32 इकाई बढ़ जाता है। भाई 18 तो ये तत्व और 14 बीच में किलेन थ्योरम के बाद आपको पता है ना, यहां पर हेफनियम है जो 72वें नंबर का, ये 57 और ये 72, तो बीच में 14 तत्व लेंथेनाइड तत्व जुड़ गए, लेंथेनाइड से। और ये तो है ही 18 और 14 क्या हो गए? 32 इकाई। तो नाभिकीय आवेश में अचानक से इतनी अधिक वृद्धि होती है कि कोश वृद्धि का प्रभाव अब प्रभावी नहीं होता, बल्कि इतना आवेश बढ़ने के कारण वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा आकर्षण बल से क्या करता है? आकर्षित करता है, जिसके कारण इसके आकार में जो वृद्धि होनी चाहिए थी वो वृद्धि नहीं हो पाती और आकार क्या रहता है? समान बना रहता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके, इंपॉर्टेंट है कि 3D से 4D श्रेणी में जाने पर तो आकार बढ़ता है, जबकि 4D से 5D श्रेणी में जाने पर आकार लगभग समान बना रहता है। इसका कारण क्या है भाई? इसका कारण क्या है कि 3D से 4D में आने पर एक कोश की वृद्धि होती है और नाभिकीय आवेश 18 इकाई बढ़ता है, जबकि 4D से 5D में आने पर कोश में तो वही एक की वृद्धि हो रही है, सेम, लेकिन नाभिकीय आवेश अचानक से 32 इकाई बढ़ जाता है क्योंकि मध्य में 14 लेंथेनाइड तत्व भी आ जाते हैं। इतना नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण परमाणु आकार में क्या होती है? कमी आ जाती है। नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगी तो परमाणु आकार में क्या होगी? कमी होगी। और फिर इन 14 तत्वों में इलेक्ट्रॉन है जो आपके एफ उपकोश में रहते हैं, जो कि अंदर से भी अंदर वाला कोश रहता है, जिसका परिरक्षण एफ उपकोश का जो परिरक्षण प्रभाव का क्रम है वो सबसे कम होता है। परिरक्षण प्रभाव कम होगा तो नाभिकीय आवेश अधिक होगा, नाभिकीय आवेश का प्रभाव अधिक रहेगा। इस कारण से इनका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये आपके क्या हो गए? परमाणु आकार से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। दो ही क्वेश्चन बनते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में कमी क्यों नहीं होती, या कोई विशेष परिवर्तन क्यों नहीं दिखाई देता, और दूसरा वर्ग में या 3D से 4D श्रेणी में आने पर तो आकार बढ़ता है, लेकिन 4D से 5D श्रेणी में आने पर आकार नहीं बढ़ता। तो इसका क्या कारण है? ये दो क्वेश्चन बन गए। अब अगला गुण देखते हैं, धात्विक गुण। धात्विक गुण, दूसरा गुण देखते हैं हम, धात्विक गुण। धात्विक गुण में देखिए, जो धात्विक गुण होते हैं, धात्विक गुण समानुपाती होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। धात्विक गुण समानुपाती अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब अगर किसी परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो धात्विक गुणों में क्या होती है? वृद्धि। धात्विक गुण से समझ रहे हैं आप? कठोरता, गलनांक, क्वथनांक उच्च होना,
सोनोरस का प्रभाव दिखाई देना, आपका विद्युत और ऊष्मा का चालक होना, ये सब धात्विक गुण है। और डी ब्लॉक के तत्व धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं अच्छे से। तो यहां पर देखिए जैसे ही अपन बाएं से दाएं चलते हैं तो आपको पता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां तक तो बढ़ती है, क्रोमियम तक तो। इनमें D5 और S1 विन्यास होता है, D5 S1 विन्यास। और उसके बाद क्या होने लगता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने लगती है। जैसे इसमें D5S2 हो गया, यहाँ 5 3 है, यहाँ 6 है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जैसे देखते हैं इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, यहाँ पर सीधे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर कम होती जाती है, फिर D6 D7 विन्यास आएगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम। अयुग्मित का अर्थ समझ रहे हो ना आप। डी जो आपका उपकोष है उसको 5 कक्षकों में बांटा गया है, DXY DYZ DX2 DY2 X2 Y2, ये जो 5 कक्षक रहते हैं। तो जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाएंगे, एक कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये अयुग्मित अवस्था है। जैसे इसमें छठा इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये युग्मित हो जाएगा, अब इसमें 4 ही हो जाएंगे। 7वां आएगा तो ये भी युग्मित हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। तो जैसे जैसे 5 तक तो जब में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तब तक तो ये अयुग्मित रहते हैं, और 5 के बाद ज्यादा होते हैं, 6 7 8 9 10, तो ये युग्मित होते चले जाते हैं। तो इसका मतलब यहां तक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है, यहां तक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि। यहां से और यहां तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि, संख्या में वृद्धि। इस कारण से धात्विक गुणों में भी क्या होती है, वृद्धि। धात्विक गुण भी बढ़ते हैं, धात्विक गुण भी बढ़ते हैं। लेकिन यहां से और यहां तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो रही है, कमी। भाई इनका तो विन्यास D10S2 होता है, तो सारे D में सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए, इस संख्या में कमी। तो धात्विक गुणों में भी क्या आ जाती है, कमी। धात्विक गुण भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, धात्विकता भी घट जाती है। सबसे ज्यादा धात्विक गुण कौन प्रदर्शित करता है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, ये तीनों, क्योंकि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक होते हैं। इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सबसे अधिक होते हैं। इस कारण से ये सबसे अधिक धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद जिंक तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो रही है, इस कारण से इनके धात्विक गुणों में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ये आपके 2 गुण आज हो गए, एक तो परमाणु आकार और दूसरा धातुओं के, डी ब्लॉक के तत्वों के धात्विक गुण। धात्विक गुण कैसे होते हैं, आगे और बचे हुए गुण है जो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। इनके अभी काफी गुण बचे हुए हैं जिन पर क्वेश्चन बनते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।